हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि पूरे थ्योरिकल क्वेश्चन हैं और डेरिवेशन क्वेश्चन मैंने अलग से आपको पूरे डेरिवेशन सोल्व करवा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जामों में भी देखने को मिले और इन एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं आज हम 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए जरा, यहां पर ये हमारी एक कुंडली है। यहां पर क्या है, ये कुंडली है और यदि इस कुंडली में हम धारा बहाएंगे, यहां पर हमने ये धारा बहाई, ये हमारी आई जो है क्या है, मुख्य धारा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इनकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो ये हमारी मुख्य धारा, जब इस कुंडली में ये मुख्य धारा जाएगी तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरना प्रारंभ हो जाएगी। ये जो फाई है ये है हमारी चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो जब इस मुख्य धारा के मान में हम परिवर्तन करेंगे तो इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। यदि हम इस धारा के मान में परिवर्तन करें तो इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन हुआ तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाएगा और इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लग जाएगी। इस कुंडली के अंदर एक और धारा बहने लगेगी। देखिए यहां पे यदि हम मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है और यदि इसके मान में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर ये क्या है, कुंडली है। ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक धारा बहने लगती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो पूरी घटना हमने अभी देखी है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कहलाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा बहने लगती है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थी हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। अब करते हैं हम फेराडे के नियम। तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना थी, इसी के ऊपर वैज्ञानिक फेराडे ने दो नियम दिए थे, पहला नियम और दूसरा नियम। तो यहाँ पे जो प्रथम नियम है वो ये होता है कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहते हैं। ये जो चुंबकीय फ्लक्स के मान है, इसमें यदि हमने परिवर्तन किया था तब जाके हमें ये प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला था। मतलब यदि हम इसमें परिवर्तन करना बंद कर दें तो ये जो है परिवर्तन, ये जो विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल ये उत्पन्न हो रहा है, ये जो है वो नहीं होगा। कब, यदि हम इसमें परिवर्तन करना बंद कर दें। तो इसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि इसमें परिवर्तन हम करते रहते हैं। तो पहला नियम क्या था फेराडे का? फेराडे का पहला नियम ये था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहते हैं। अब बात आती है दूसरे नियम की। तो फेराडे का जो दूसरा नियम था वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के ऊपर ही था। उन्होंने इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। फेराडे ने विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, पहले नियम में ये बताया था कि इसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि इसमें परिवर्तन होता रहे। दूसरी बात उन्होंने बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या बताया था उन्होंने बोला था कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो ये था हमारा फेराडे का दूसरा नियम। अब बात होती है लेंज की। तो देखो, फेराडे ने तो इन दोनों के ऊपर बात बता दी। अब लेंज जो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये जो धारा है इसके ऊपर अपनी तथ्य जो है वो बताए थे। उन्होंने क्या बताया था
उन्होंने सुनो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक लेंज ने एक नियम दिया। विद्युत चुंबकीय, ये हमारी पूरी घटना कौन सी कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये पूरी घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है और इसी में फैराडे ने नियम दिए थे और इसी में हमें लेंज ने नियम दिए। तो फैराडे ने क्या बोला था पहले नियम में? उन्होंने बोला था कि इसका अस्तित्व केवल तब तक रहता है जब तक कि इसमें परिवर्तन होता रहे। दूसरा नियम क्या बोला था उन्होंने? कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब बात आती है लेंज की। तो लेंज ने क्या बोला? लेंज ने बोला था धारा के ऊपर से। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक लेंज ने एक नियम दिया था जिसे लेंज का नियम कहते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में उत्पन्न धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से स्वयं उत्पन्न होती है। तो यह था हमारा लेंज का नियम। अब बात आती है स्वप्रेरण क्या होता है। तो यहां पर देखिए स्वप्रेरण के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं डायग्राम, इसमें हमने बहुत सारी चीजें बता दी हैं तो अब अपन डायग्राम को फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, देखो यहाँ पे दो चीजें, एक स्वप्रेरण है और एक अन्योन्य प्रेरण है। तो अब ये स्वप्रेरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी एक कुंडली है, ये क्या हमारी एक कुंडली है और इस कुंडली में हमने ये जो धारा बहाई है इसे बोलते हैं हम मुख्य धारा, मुख्य धारा, ठीक है। और जब ये मुख्य धारा बहाते हैं तो इसमें से क्या निकलने लगती है? चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरने लगती है। कुंडली में से चुंबकीय फ्लक्स जो है वो गुजरने लगती है, चुंबकीय फ्लक्स, इसे हम फाइ से दर्शाते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, ठीक है। और इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण यहां पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत वाहक बल के कारण यहां पर इस कुंडली के अंदर एक धारा बहने लग जाती है। ये पूरी जो घटना है वो कौन सी घटना कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस विद्युत वाहक बल को हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस धारा को बोलते हैं हम प्रेरित धारा। तो अब हम यहाँ पर जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं स्वप्रेरण की, ध्यान से सुनिएगा कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है जिस कारण से कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लग जाती है। स्वयं कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लग जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। देखो स्व का मतलब होता है स्वयं, इसमें स्वयं अपने अंदर ही एक धारा बहने लग गई, इस घटना को क्या बोलेंगे अपन? स्वप्रेरण। अब बात ये हो रही है कि ये जो स्वप्रेरण है ये कब और कैसे बहेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि मुख्य धारा का मान अधिक होता है, यदि मुख्य धारा का मान अधिक होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है। क्या करती है? प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करेगी, इसके सामने से आएगी। और यदि मुख्य धारा का मान कम होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के साथ साथ बहती है। कहां बहती है? साथ साथ। तो यहाँ पे प्रेरित धारा किधर चलेगी इसके बारे में भी हमें पता चला। स्वप्रेरण की परिभाषा में हम ये भी लिखेंगे कि यदि मुख्य धारा का मान अधिक होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है और यदि प्रेरित धारा मुख्य धारा का मान कम होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के साथ साथ बहती है। यहाँ पे हमारे पास दो धारा, एक मुख्य धारा और एक प्रेरित धारा। तो स्वप्रेरण की हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि किसी कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसकी चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, उस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। इस कारण कुंडली के अंदर स्वयं कुंडली के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यदि मुख्य धारा का मान अधिक होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा का विरोध करती है, यदि प्रेरित मुख्य धारा का मान कम होता है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के साथ साथ बहती है। तो ये थी प्यारे स्टूडेंट्स हमारी स्वप्रेरण की डेफिनेशन। अब बात ये हो रही है कि स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा, अब स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। हम मान लेते हैं कि किसी कुंडली में, ध्यान से देखिएगा, माना किसी कुंडली में बहने वाली जो धारा है वो I है तथा कुंडली में उत्पन्न
चुंबकीय फ्लक्स या कुंडली में से गुजरने वाली, कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स फाई है, तो हमें ये पता है कि जो ये फाई है ये आई के समानुपाती होता है। फाई जो है वो आई के क्या होगा, समानुपाती होता है। प्यारे स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, ये समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि इसके मान में परिवर्तन कर रहे थे धारा के, तभी तो हमारी चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो रहा था, जब भी तो वो आपस में क्या है, समानुपाती है। ध्यान से सुनिएगा, अब ये दोनों आपस में क्या है, समानुपाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसे बराबर बदलने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ेगा। इस नियतांक को हम एल से दर्शा रहे हैं। कैसे दर्शाएंगे, एल से। यहां एल, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, या इसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, इसे स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि इसमें हम धारा का मान 1 एम्पियर कर दें, आई बराबर, यदि आई बराबर 1 एम्पियर किया जाए, कितना किया जाए, 1 एम्पियर कर दिया है, किसका मान, धारा का मान, तो हमारा फाई है वो किसके बराबर बचेगा, एल के बराबर बचेगा। तो यहां से हम एक डेफिनेशन बनाने वाले हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये डेफिनेशन है हमारी स्वप्रेरण गुणांक की, किसकी, स्वप्रेरण गुणांक की। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, ये है स्वप्रेरण गुणांक, ये है चुंबकीय फ्लक्स, और ये क्या है, बराबर। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स ये थी हमारी स्वप्रेरण गुणांक की डेफिनेशन। अब बात आती है अन्योन्य प्रेरण की, तो ध्यान से सुनिएगा अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे और फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। तो ये बनाई हमने एक कुंडली और इसी के सामने एक और कुंडली हम यहाँ पर रख देते हैं। ये हमारी एक कुंडली है और इसी के सामने हमने क्या करी, एक और कुंडली रख दी और इस पहली वाली कुंडली के हमने अंदर धारा प्रवाहित करी, ये हमने धारा प्रवाहित करी आई, तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगी और ये चुंबकीय फ्लक्स कहां से गुजर रही है, इस दूसरी कुंडली में से गुजर रही है। ये चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई, ये दूसरी कुंडली में से गुजरने लगी। तो अब ये दूसरी कुंडली में से गुजर रही है, इसलिए यहां पे दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, और इस दूसरी कुंडली के अंदर एक धारा बहने लग जाएगी। अब दूसरी कुंडली के अंदर धारा बह रही है, देखो यदि किसी कुंडली में से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में, यहां पे देखो, तो दूसरी कुंडली पास में रखी, दूसरी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। अब हमने क्या करा, पहले जो था स्वप्रेरण तक वहां पर एक कुंडली थी, तो उसी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, लेकिन यहां पर हमने पास में एक और दूसरी कुंडली रख दी। तो यदि हम पहली कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिस कारण से दूसरी कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो प्रेरित धारा है वो दूसरी कुंडली में उत्पन्न हुई है। प्रेरित धारा कहां हुई, दूसरी मतलब किसी अन्य कुंडली में उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। क्या बोलेंगे इसे हम, अन्योन्य प्रेरण कहेंगे। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या अंतर था ये भी हम पढ़ने वाले है ना, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार और डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा
यदि किसी कुंडली में से बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो पास में स्थित दूसरी कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। इस कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब बात ये हो रही है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो सेम अपन अभी जो किया था अपन ने स्वप्रेरण गुणांक में, वैसे का वैसे इसमें भी करेंगे। माना कुंडली में बहने वाली धारा आई है तथा चुंबकीय फ्लक्स फाई है। जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है वो कितनी अपन ने मान ली, फाई है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इसलिए या तो जो फाई है वो किसके समानुपाती होता है, आई के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स धारा में परिवर्तन जो होता है ना, धारा में परिवर्तन उसी कारण से तो उत्पन्न होती है, उसी कारण इसमें भी परिवर्तन होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब इन्हें बराबर करने के लिए एक नियतांक लगाते हैं। नियतांक यहां पर हम लगा रहे हैं m। देखो यदि हमने l लगाया तो बन जाएगा स्वप्रेरण गुणांक, यदि हमने m लगाया तो बन जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। m जो है वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है ना, जहां m एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यदि इस कुंडली में I बराबर हम 1 एम्पियर ले लें, 1 एम्पियर, I का मान कितना ले लें हम, 1 एम्पियर ले लें, तो जो फाई है वो कितना बचेगा, m के बराबर बचेगा। यदि हमने इसमें 1 एम्पियर की धारा बहाई तो जो चुंबकीय फ्लक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी, किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बहाने पर दूसरी कुंडली में प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने लास्ट में चेंज किया, बाकी शुरू का तो हमारा स्वप्रेरण गुणांक जैसे ही है। किसी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो चुंबकीय फ्लक्स 1 एम्पियर की धारा पहली कुंडली में बहाने पर दूसरी कुंडली में प्राप्त होती है। चुंबकीय फ्लक्स कहां प्राप्त हो रही है हमें, दूसरी कुंडली में, है ना, और धारा का मान हमने परिवर्तन कहां किया था, पहली कुंडली में। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर की। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 अंतर ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। एक लिखा हमने स्वप्रेरण और दूसरा लिख दिया हमने अन्योन्य प्रेरण। अब दोनों में क्या अंतर है, आपने देखा स्वप्रेरण में एक ही कुंडली होती थी, एक कुंडली, ठीक है, किसके अंदर, स्वप्रेरण। जबकि अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडली होती है, 2 कुंडली होती है। दूसरी चीज, इसमें प्रेरित धारा, जो प्रेरित धारा है वो स्वयं पहली कुंडली में ही उत्पन्न होती थी। प्रेरित धारा पहली कुंडली में उत्पन्न होती थी, जबकि इसके अंदर जो प्रेरित धारा है वो दूसरी कुंडली के अंदर उत्पन्न हो रही है। प्रेरित धारा कहां पर उत्पन्न हो रही है, दूसरी कुंडली में। यहां पर हमने देखा था कि जो मुख्य धारा थी वो प्रेरित धारा को प्रभावित कर रही थी। स्वप्रेरण में हमने देखा था मुख्य धारा का मान अधिक होता था तो प्रेरित धारा उसका विरोध करती थी, मुख्य धारा का मान कम होता था तो प्रेरित धारा उसके साथ साथ बहती थी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो मुख्य धारा है वो क्या करती थी, प्रेरित धारा को प्रभावित करती थी, है ना। लेकिन यहां पर ये मुख्य धारा जो है वो प्रेरित धारा को प्रभावित नहीं करती। तो यहाँ पर 3 अंतर है जो हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा हुआ था वहीं से बना दिए। तो ध्यान सुनिएगा, पहला अंतर क्या है, इसमें 1 कुंडली होती है, इसमें 2 कुंडली होती है। दूसरा अंतर, प्रेरित धारा पहली कुंडली में उत्पन्न होती है और इसके अंदर प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में उत्पन्न होती है। तीसरा अंतर क्या है, मुख्य धारा प्रेरित धारा को प्रभावित करती है,
सीधे प्रभावित करती है, और यहाँ पे मुख्य धारा प्रेरित धारा को प्रभावित नहीं करती है। मतलब उसमें यदि हम चेंजेस करते थे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसे रोकती थी, कि उसके साथ बहती थी, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर एक कुंडली, यहाँ पर दो कुंडली होती है। इसमें पहली कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मुख्य धारा प्रेरित धारा को प्रभावित करती है, और यहाँ पर मुख्य धारा प्रेरित धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे हमारे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर, है ना। अब बात करते हैं भंवर धारा क्या होती है। तो जब किसी चालक में से, ध्यान से सुनिएगा, ये मान लीजिए हमारा एक चालक है, और इस चालक के अंदर क्या गुजर रही है, चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है। इस चालक के अंदर से चुंबकीय फ्लक्स गुजर रही है। तो जब किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस चालक के चारों ओर जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, तो उस चालक के चारों ओर जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहती हैं। ये चालक की गति को रोक देती है और चालक को गर्म कर देती है। ये बहुत ही काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जो भंवर धाराएं होती है, ये चालक की गति को रोक देती है और चालक को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण जो बिजली से चलते हैं, लेकिन कभी कभी वो जाम हो जाते हैं। तो वहां पर क्या होते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया तो वहां पर उनके आसपास क्या उत्पन्न हो गई, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो गई, और उन चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। तो उसने क्या करा, जो हमारा चालक है उसे घूमने से रोक दिया, उसे क्या कर लिया, जकड़ लिया, और हमने यदि छू के देखते हैं तो वो गर्म भी हो जाता है। तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। प्यारे स्टूडेंट, इसका उपयोग विद्युत ब्रेक में भी किया जाता है। गाड़ियों के अंदर एक पावर ब्रेक लगा हुआ था, उसमें एक ऐसा उपकरण डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और वो चुंबकीय फ्लक्स किससे जुड़े हुई होती है, एक डिस्क लगी होती है पहिए में, उस डिस्क से लगी होती है। अब वो चुंबकीय फ्लक्स जब डिस्क में टकराती है तो वहां पर होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, और डिस्क जो है वो हमारे व्हील से जुड़ी होती है, इसलिए जब डिस्क रुकती है तो व्हील भी रुक जाता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या करते हैं, डिस्क को जकड़ लेती है, उससे की गति को रोक देती है, जिससे कि हमारा व्हील भी रुक जाता, मतलब पहिया भी रुक जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, भंवर धाराओं का उपयोग पावर ब्रेक में भी किया जाता है, प्रेरण भट्टी में भी किया जाता है, रुद्र धारा मापी को रुद्रदोल बनाने में भी किया जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतनी ही आसान और सरल लैंग्वेज में करवाने वाला हूं। तो प्यारे स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।